इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेरा नाम है सीए प्रवीण गोलछा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। दोस्तों, सीए सीएस कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, उनकी तैयारी करते हुए कई बार हमारे बैकलॉग लग जाते हैं, और खासकर तब जब पूरी क्लासेस हमारी होती है ऑनलाइन। तो अभी हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं और वो ये बच्चे ही जानना चाहते हैं कि आखिर सर बैकलॉग कैसे हम क्लियर करें। तो आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं पूरा आपको प्लानिंग और स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि किस तरीके से आप सिस्टमेटिकली अपने बैकलॉग को क्लियर करके इस एग्जाम में पास हो सकते हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ICAI ने आपको 1 महीने का गिफ्ट दिया है। 1 महीने का गिफ्ट क्यों दिया? क्योंकि जो नवंबर की एग्जाम्स होने वाली थी वो शिफ्ट हो गई है दिसंबर में, और ये 1 महीना इतना बड़ा समय कि वो आपको 6 महीने पहले से ये बना सकती है अगर आपने इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया। तो अब मैं पूरी कुछ प्लानिंग देना चाहता हूं। सबसे पहले अगर मैं आज से बात करता हूं तो लगभग आपके पास 3 महीने का समय है। अगस्त चल रहा है अभी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मिनिमम 3 मंथ्स आपके पास है। तो एक समय आपके दिमाग में आ सकता है कि सर क्या ये 3 महीने का समय सफिशिएंट है? तो दोस्तों एक बात बताऊं आपको, 3 महीना कितना होता है। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो भी सीए फाउंडेशन 3 महीने में कंप्लीट करके आप पास कर सकते हैं। जी हां, अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो भी मैं बात करूं कि 3 महीने में आप सीए फाउंडेशन को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं तो सीए इंटर के एक ग्रुप का जो पेपर है वो आप 3 महीने के अंदर आराम से क्लियर कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि 3 महीना सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। इंटर का एक ग्रुप क्लियर करा सकता है और फाउंडेशन पूरा का पूरा क्लियर करा सकता है आपको। अब सर हमको ये बताइए कि हम बैकलॉग से कैसे निपटें, बैकलॉग कैसे क्लियर करें। तो मैं 1 बाय 1 पॉइंट पे आ रहा हूं। सबसे पहले भी दोस्तों आपको नोट करना चाहिए कि आपको बैकलॉग क्या है। कई बार क्या होता है, हम लोग सारी चीजें अपने दिमाग में रखते हैं और टेंशन में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट डाउन करो कि किन किन टॉपिक्स का बैकलॉग्स है, मतलब सब्जेक्ट वाइज नोट कीजिए। ओके, रिटर्न प्लान बनाना है आपको। इसके बाद जो बैकलॉग्स हैं उसके लिए एबीसी एनालिसिस कीजिए। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या हुआ भाई? देखिए, हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कम होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं के बराबर होते हैं। तो आप पूरा प्लान करो। एबीसी एनालिसिस में केयर करना क्या आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना एग्जाम के लिए, उनको ए कैटेगरी दो, जो उससे कम है उसको बी, और उससे कम के लिए सी। अब आपके मन में आ रहा है सर ये एबीसी एनालिसिस हमको कैसे पता चलेगा? तो ये जो YouTube वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूं। उसमें मैंने वीडियो बनाया था कि कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इंटरमीडिएट का और पूरे फाउंडेशन का। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो उसको जरूर से देखिएगा। आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरली बेटा, अगर हमारे पास समय कम है तो हमको हमेशा एबीसी एनालिसिस के हिसाब से काम करना चाहिए। तो ए टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करना बैकलॉग, फिर बी को, फिर सी को। अब ये देखिए आपके पास कितने समय बचा है। तो नंबर ऑफ डेज आप काउंट कर लीजिए कि यहां से लेकर एग्जाम तक कितने डेज बचे, और उसके बेस पर आपको रिटर्न प्लान तैयार करना है। पूरा रिटर्न प्लान तैयार करना है कि मेरे इतने चैप्टर्स का बैकलॉग है, मेरे इतने नंबर ऑफ डेज हैं। तो रिटर्न टारगेट, ओरल कमिटमेंट मत करना कभी से, सोच मत लेना कि इस दिन मैं ये खत्म कर दूंगा। हर चीज को राइटिंग में आज ही आप डायरी लीजिए, रिटर्न प्लान बनाइए कि इस दिन मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इस दिन मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ओके, फिक्स टाइमिंग। जी हाँ, टाइमिंग के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आपका जो दिन है ना, उस दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट आपका बैकलॉग क्लियर करने में रहना चाहिए, और जो दूसरा पार्ट है उसको रिवाइज करने के लिए होना चाहिए। रिवाइज कौन सा है? जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे मान लो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, आप लॉ में, अगर मैं लॉ के बारे में बात करता हूं कि मान लीजिए लॉ में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैकलॉग बचा हुआ है, बाकी आपके हो चुके हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? दिन को 2 हिस्से में बांटिए। एक हिस्से में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बैकलॉग जो है, बैकलॉग के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, आपके लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो जो लेक्चर्स है वो एक समय फिक्स करो, उसमें लेक्चर्स को देखना है, और जो बाकी टाइम है उसमें जो दूसरे लॉ के जो दूसरे टॉपिक जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं उनको रिवाइज कीजिए। तो दिन को फिक्स कीजिए कि बैकलॉग को मेरे को इतना समय देना है। अब जब आप रिटर्न प्लान बनाते ना, तो जैसे ही कोई टॉपिक का बैकलॉग क्लियर हुआ ना, उसको टिक मार करो।
टिक मार्क करने से क्या होता है, अपने अंदर कंप्लीशन की भावना आती है कि हाँ ये मेरा बैकलॉग इतना क्लियर हो गया, अब इतना ही बचा है, तो ये टिक मार्क कीजिए। और हां, अगर आपकी क्लासेस अभी चल रही है और कुछ पुरानी चीजों का बैकलॉग हो गया, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि करेंट लेक्चर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। करेंट लेक्चर्स को सबसे पहले देखो, क्योंकि जो भी करेंट लेक्चर चलते हैं ना, तो हर टीचर टेस्ट लेता है उन टॉपिक का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अपन बैठ के बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं, अभी अपन बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं और जो करंट लेक्चर है उसका बैकलॉग बनते आ रहा है। तो ऐसा नहीं, जो करंट लेक्चर्स आपके चल रहे हैं अगर, तो उसको प्रायोरिटी में दीजिए, बैकलॉग को नोट करके रख लो, और जैसे ही आपको टाइम मिलेगा तो आप बैकलॉग क्लियर करना। तो प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू करंट लेक्चर्स। फिर आपने पूरा रिटर्न प्लान बना दिया ना कि मेरे को इस दिन ये तैयार करना है, इस समय मेरे को ये बैकलॉग क्लियर करना है, तो टाइम टू टाइम उसको रिव्यू कीजिए कि आपने जो रिटर्न प्लान बनाया था तो उसको आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चेंजेस की जरूरत है तो उसको रिवाइज कर लीजिए। तो ये रिव्यू और रिवाइज का मैकेनिज्म बहुत काम की चीज है। और दोस्तों, बोलते हैं ना, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हां, अभी जो वीकेंड्स है, ये जो अगले 3 महीने के जो वीकेंड्स है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़ा पाना है तो कुछ तो छोटा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। तो वीकेंड्स को सेक्रीफाइस करना है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा आपको 6 महीने बचने वाले हैं। तो 6 महीने के लिए अपन कुछ संडेज को तो अपन कुर्बान कर ही सकते हैं, कुछ लेजर टाइम को तो अपन कुर्बान कर ही सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं पूरा कुर्बान कर लो, मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है जो संडे है ना, आप 2 घंटे आप इंजॉय करो, बाकी टाइम में पढ़ाई कर लो, बैकलॉग क्लियर कर लो। और इसके बारे में कुछ भी डाउट आता है आपके मन में कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है मैं कैसे और क्लियर करूं, मैं किन चैप्टर्स को मेरे को वेटेज देना है, किसको नहीं देना है, कैसे करूं, कुछ भी डाउट आता है तो बेटा अंदर मन के अंदर मत घुटना। आपके पास आपके टीचर्स होते हैं तो टीचर से कंसल्ट कीजिए। टीचर से नहीं कंसल्ट करना है तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। कई बार क्या होता है, जब बातचीत करते हैं ना, कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो कई डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो बैकलॉग से रिलेटेड या कुछ भी डाउट होता है तो कंसल्ट जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से। और कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए आपने 8 चैप्टर्स आपके बैकलॉग है, आप 6 ही चैप्टर्स कर पाए, 2 चैप्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम का टाइम आ गया, तो बेटा पैनिक मत करना। पैनिक क्यों नहीं करना? क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए 100 में 100 नहीं चाहिए, एग्जाम में पास होने के लिए केवल 40% की जरूरत है, केवल 40% की जरूरत है। ओके, तो पैनिक मत क्रिएट कर, जो छूट गया वो छोड़ दो। आप ये सोचो आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में आ भी गया ना तो हम उसको छोड़ देंगे, हमारे लिए पेपर ही 80 मार्क्स का है, कोई बात नहीं। पैनिक क्रिएट मत करने होने देना। वर्किंग नॉलेज क्या होता है, कई बार अपन ना बैकलॉग क्लियर करना बैठते हैं और हमको क्या लगता है, अरे इसका मैं ये भी देख लूं वो भी देख लूं। नहीं बेटा, इसका अभी आपके पास समय कम है ना, जब समय ज्यादा होता है तो एक्सपर्ट नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन अगर समय कम है तो वर्किंग नॉलेज से काम चलाओ। वर्किंग नॉलेज से काम चलाओ मतलब क्या हुआ, चीजों को समझिए, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर कोई चीज समझ नहीं आ पाए, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ पा रहा, कोई बात नहीं, उसको याद कर लो, मतलब आगे बढ़ो कुल मिला के ना। क्योंकि अगेन एग्जाम में पास होने के लिए कितना चाहिए, 40%। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत मैं गलत भी लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई पूरा मार्क तो नहीं काटेगा ना इंस्टीट्यूट। मतलब ये समय एक्सपर्टीज नॉलेज लेने का नहीं है अब समय, ठीक है, अब समय क्या है, वर्किंग नॉलेज का। तो काम चलाओ चाहिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, कोशिश की ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कवर कर पाए। ये भी मैंने बता दिया, पासिंग के लिए केवल कितना चाहिए, 40%। भाई जी भर की गलती करोगे तो भाई आईसीआई क्या करेगा, भाई 60% काटेगा ना, 40% तो फिर भी मिल जाएंगे। ओके, इसलिए मैंने बोला था पैनिक मत होने देना। पैनिक दिमाग में मत पालना कि अरे मेरे कुछ चैप्टर बच गए। कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाइए। आपको पता है कि मैंने 10 नंबर का 20 नंबर का मैंने छोड़ा है, कोई बात नहीं, पेपर में 80 मार्क्स का, और पेपर में भी तो बेटा चॉइस मिलती है। सोचना, पेपर में चॉइस भी मिलती है, और जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको नहीं आता है वही एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो अपन कई बार पैनिक क्रिएट कर लेते हैं जबरदस्ती का। और अब मैं एक्सक्लूसिव बात करना चाहता हूं सीए इंटर बोध ग्रुप के स्टूडेंट से, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई तनाव में है तो इस वक्त बोध ग्रुप का स्टूडेंट है। उनके लिए मैं 2 प्लान लेकर आया हूं। पहले प्लान ए को आप लोग एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हो पाता तो फिर प्लान बी में जाइए। प्लान ए क्या है मेरा, प्लान ए है मेरा, सबसे पहले आप फिक्स करो कि सितंबर मंथ में मेरे को एक ग्रुप कवर करना है। एक ग्रुप क्लियर करना, एक ग्रुप कवर करना है मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप के जो भी बैकलॉग है, अभी आप चाहे ग्रुप 1 ले लो या ग्रुप 2 ले लो, मतलब मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले मान लीजिए आपका ग्रुप 2 में बैकलॉग बहुत कम है,
तो सितंबर मंथ में आप ग्रुप 1 को कवर करो, ग्रुप 2 को कवर करो, सॉरी, जिसमें बैकलॉग कम है, मतलब जिस ग्रुप में बैकलॉग कम है उसको पहले पकड़ो, बैकलॉग क्लियर करो, साथ में वो पढ़ पढ़ के, मतलब बाकी जो सब्जेक्ट हैं, भाई मान लो आपका अकाउंट्स में बैकलॉग है, बाकी 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, तो आप क्या करो, साथ में अकाउंट का बैकलॉग, दिन के एक समय में अकाउंट का बैकलॉग क्लियर करते आओ और साइड बाय साइड बाकी चैप्टर्स पढ़ते आओ। तो सितंबर में टारगेट करके आपको क्या करना है, एक ग्रुप को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ में जो दूसरा ग्रुप है उसको टारगेट करो, उसके बैकलॉग निपटाओ, उसको रिवाइज करो, ठीक है। और नवंबर मंथ होना चाहिए आपका रिवीजन के लिए। तो कुल मिला के ऐसा, जब तक आप टारगेट फिक्स नहीं करोगे ना कि सितंबर मंथ में एक ग्रुप, और कौन सा ग्रुप मैं पहले उठाऊंगा, जो मेरे को लगभग आता है, मेरा 80% हो चुका है, बस 20% मेरा बैकलॉग है, तो मैं उसको बैकलॉग भी क्लियर करूंगा, उसको रिवाइज, बाकी चीजों को रिवाइज भी करके खत्म करूंगा। अक्टूबर मंथ में दूसरा ग्रुप और नवंबर मंथ में रिवीजन। तो ऐसा प्लान करने से फायदा ये मिलेगा कि आपको टारगेट मिल जाएगा कि इस मंथ मेरे को, अभी तो मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, अभी आपके पास अगस्त भी है, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये प्लान है। लेकिन मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, बहुत ज्यादा, तो भूलना मत, आपके पास सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। और ये प्लान है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि प्लान ए में मैंने आपको बोला कि भाई सितंबर मंथ में आप ग्रुप 1, एक ग्रुप कोई भी तैयार करो, चाहे ग्रुप 1 है या ग्रुप 2, जो आपका सॉलिड है, ठीक है। तो मान लीजिए सितंबर मंथ में आपका नहीं हो पाया और आपको लगता है कि मेरे को तो अक्टूबर तक भी पढ़ना पड़ेगा, तभी भी खत्म नहीं होगा, या अक्टूबर महीने में खत्म होगा, तो ऐसे केस में क्या करना, चिंता मत करना, बोध रूप भूल जाओ, फिर आप एक ग्रुप में आ जाना। लेकिन अगेन आपका पहले प्रयास क्या होना चाहिए कि सितंबर मंथ में मेरे को एक ग्रुप पकड़ना है, एक ग्रुप कंप्लीट करना है। हो गया तो प्लान ए वर्क करेगा आपका। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, ठीक है, तो उस केस में क्या करना, एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाना। अपने को एग्जाम में पास होना जरूरी है, ठीक है। हमने बोध रूप के लिए फैसला लिया था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, फैसला कभी कभी जरूरत पड़ने पे बदला भी जा सकता है, लेकिन हम हिम्मत पूरी करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्लान बी पहले अडॉप्ट करो, नो, प्लान ए अगर सक्सेस नहीं होता तब आपको किस में जाना चाहिए, प्लान बी में। और आखिरी बात करूंगा, ये अब कहीं ना कहीं अगर जिनका बैकलॉग ज्यादा होगा, तो जो भी टीचर्स जहां पे भी आपने कोचिंग ली है, जैसे हम लोग क्या करते हैं एक्सेल में, हम लोग हर वीक टेस्ट लेते हैं, हर वीक टेस्ट लेते हैं। तो आपके यहां अगर टेस्ट हुए होंगे, मान लीजिए, तो टेस्ट आपके छूटे होंगे क्योंकि आपका बैकलॉग था, तो बेटा आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिन लोगों ने वीकली टेस्ट वगैरह नहीं दिए या नहीं है किनके यहां, तो ध्यान रखिएगा कि जब पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप मिनिमम एक मॉक टेस्ट आपको देना है 3 घंटे का। क्योंकि जो आप फाइनल जब खेलने जाओगे ना एग्जाम में, अरे भैया विराट कोहली आज भी बिना प्रैक्टिस के मैच नहीं खेलता, तो हम तो एक स्टूडेंट हैं, हम तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो फाइनल एग्जाम में अपीयर करने के पहले एक सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट कंपलसरी देना है आपको, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बैकलॉग्स के बारे में काफी कुछ आपको जानकारी दिया। तो अब ये सुनने का नहीं, ये एक्ट करने का समय है। तो अभी बैठिए, अभी बैठिए, एक पेपर लीजिए और एक नोटबुक लीजिए और उसमें पूरे डे वाइज प्लानिंग नोट कीजिए कि आज मेरे को क्या बैकलॉग करना है, क्या रिवाइज करना है, अगले दिन क्या करना है, क्या, और उसको रिवाइज रिव्यू कीजिए। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सर्कुलेट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने अपने चैनल में डाल के रखे हैं। थैंक यू।